नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कैसे वो लोग जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी एमडी और ऐसी ही दूसरी न्यूरोमस्कुलर बीमारियों से जूझ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जी हाँ, ताकि नीतियां बदलें और जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सके। हमारे सामने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एडवोकेसी फॉर पॉलिसी चेंज नाम के दस्तावेज से कुछ खास बातें हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मरीज, उनके परिवार और समर्थक मिलकर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम यही समझना चाहेंगे कि जब किसी खास दिन को वकालत मतलब एडवोकेसी के लिए तय कर दिया जाता है तो उसका असर क्या होता है। बिल्कुल। कैसे ये दिन पॉलिसी बनाने वालों तक बात पहुंचाने में मदद करते हैं और क्या इससे सचमुच एमडी समुदाय के लिए कुछ ठोस हासिल होता है। हाँ, तो असल सोच यही है कि अगर अपनी बात सीधे उन लोगों तक पहुंचानी है जो कानून बनाते हैं, तो क्यों ना एक खास दिन तय किया जाए। ये दिखाता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं तो उनकी आवाज में कितनी ताकत होती है। सही कहा। अकेला चढ़ा शायद भार ना फोड़ पाए, पर जब सब मिलते हैं तो असर जरूर होता है। बिल्कुल। हम दो उदाहरणों पर गौर करेंगे। एक है अमेरिका में जो काफी समय से चल रहा है, एमडीए हिल डे, जी। और दूसरा भारत के लिए एक ऐसा ही दिन बनाने का प्रस्ताव है, एमडीए इंडिया एडवोकेसी डे। अच्छा। चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले बात करते हैं अमेरिका वाले मॉडल की, एमडीए हिल डे की। जी। सोचिए ये 4 नवंबर 2025 को होने वाला है। अच्छा, तारीख भी तय है। हाँ, और वो भी सीधे कैपिटल हिल पर जहां अमेरिकी कांग्रेस बैठती है। वाह, मतलब सीधे सत्ता के केंद्र में। बिल्कुल। इसमें करीब 100 लोग शामिल होंगे, वैज्ञानिक, मरीजों के परिवार वाले और वो लोग जो इन मुद्दों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं, जिन्हें हम हिमायती या एडवोकेट्स कहते हैं। तो एक मिला-जुला समूह होगा जो अलग-अलग नजरिए सामने रखेगा। सही। और इसका मकसद बहुत सीधा और शक्तिशाली है, उन सांसदों को सीधे उन लोगों से मिलवाना जो एमडी या दूसरी न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के साथ जी रहे हैं। उन्हें बताना कि असल जिंदगी की चुनौतियां क्या हैं, उम्मीदें क्या हैं। हाँ, मतलब सिर्फ आंकड़े या रिपोर्ट नहीं, बल्कि इंसानी कहानियां वो ज्यादा असर करती हैं। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। एमडीए यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एसोसिएशन अमेरिका में 75 साल से काम कर रहा है। 75 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, उनका लंबा इतिहास रहा है रिसर्च को बढ़ावा देने, देखभाल को बेहतर बनाने और लोगों को मतलब सशक्त बनाने में मदद करने का। जी। ये हिल डे उसी लंबे सफर का एक अहम पड़ाव है, जहां वो अपनी लड़ाई सीधे पॉलिसी मेकर्स के दरवाजे तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ जाके मिलना नहीं है, उनके पास बहुत स्पष्ट मांगे होती हैं। हाँ, यही मैं पूछने वाली थी, क्या खास मुद्दे उठाते हैं वो। देखिए, इस अमेरिकी हिल डे की 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं जिन पर वो जोर देने वाले हैं। अच्छा। NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से मिलने वाली रिसर्च फंडिंग को सुरक्षित रखना। NIH फंडिंग। हाँ, ये तो रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, नई दवाएं और इलाज तभी बनेंगे जब लगातार रिसर्च होगी, और उसके लिए पैसा चाहिए। ये फंडिंग सिर्फ पैसा नहीं है, ये नई उम्मीदों की बुनियाद है, खासकर उन बीमारियों के लिए जिनके इलाज अभी सीमित हैं। सही बात है। बिना सरकारी समर्थन के ये महत्वपूर्ण शोध अक्सर अटक जाते हैं। और दूसरी प्राथमिकता क्या है? दूसरी प्राथमिकता है ABC एक्ट यानी एक्सेस टू बेटर केयर गिविंग एक्ट को पास करवाना। ABC एक्ट, ये केयरगिवर्स के लिए है? हाँ, ये कानून उन लोगों की मदद के लिए है जो देखभाल करते हैं, परिवार के सदस्य, दोस्त, जो अक्सर बिना किसी औपचारिक सहायता के दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। ओह हाँ, उनका काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। ये एक्ट उनकी इस क्या कहते हैं, बिना शर्त वाली मेहनत को पहचान दिलाने और उन्हें जरूरी मदद, जैसे कि शायद कुछ समय का आराम, जिसे रेस्पाइट केयर कहते हैं, या ट्रेनिंग मुहैया कराने की कोशिश है। ये तो बहुत जरूरी है। केयरगिवर्स भी तो इस पूरी लड़ाई का अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल। और तीसरी मांग है ACA यानी अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को जारी रखवाना। ACA टैक्स क्रेडिट, अच्छा, ये हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा है। जी, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है हेल्थ इंश्योरेंस को सस्ता बनाए रखना। न्यूरोमस्कुलर बीमारियां अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं और उनका इलाज, थेरेपी, जरूरी उपकरण, ये सब बहुत महंगा होता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में सस्ता और सुलभ स्वास्थ्य बीमा होना बेहद जरूरी है, वरना कई परिवार इलाज का बोझ उठा ही नहीं पाएंगे। ये क्रेडिट सीधे तौर पर जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ मिलने जुलने की बात नहीं, बल्कि बहुत ठोस मांगे हैं। रिसर्च के लिए पैसा, केयरगिवर्स के लिए मदद और सस्ता इलाज। जी हाँ, बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत कहानियों
और संघर्षों को पॉलिसी बदलने के लिए एक संगठित दबाव में बदला जाता है। हाँ, ये सिर्फ अपनी तकलीफ बताना नहीं बल्कि उसका समाधान मांगना है, और वो भी सीधे सत्ता के गलियारों में। क्या भारत में भी कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है? क्या यहाँ भी इस मॉडल को अपनाने की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, जो स्रोत हमारे पास हैं वो भारत में भी इसी तरह की पहल का जिक्र करते हैं। अच्छा। जिसका नाम प्रस्तावित है MDA इंडिया एडवोकेसी डे। MDA इंडिया एडवोकेसी डे। जी। तो ये भारत के लिए है? जी, यहाँ भारत में भी एक आवाज उठ रही है। विचार यह है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ साथ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA। हाँ, SMA के बारे में भी काफी सुना है। जी, जो चलने फिरने के लिए जरूरी नसों को कमजोर करती है। फिर लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी LGMD। ये कंधों और कूलों के आसपास की मांसपेशियों को प्रभावित करती है ना? बिल्कुल। और बेथलेम मायोपैथी जो मांसपेशियों के साथ कनेक्टिव टिश्यू को भी प्रभावित करती है, और ऐसी ही दूसरी दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एक साझा मंच बनाया जाए। मतलब अलग-अलग समूहों को एक झंडे तले लाने की कोशिश। हाँ, ताकि आवाज और बुलंद हो सके। और भारत के लिए क्या मांगें या लक्ष्य रखे गए हैं? क्या वो अमेरिका जैसे ही हैं? उनमें अमेरिका वाले लक्ष्यों की झलक दिखती है, लेकिन वो भारत की जरूरतों और व्यवस्था के हिसाब से ढाले गए हैं। अच्छा, जैसे कि? पहली मांग तो वही है, ज्यादा रिसर्च फंडिंग। जैसे अमेरिका में NIH की फंडिंग जरूरी है, वैसे ही भारत में भी MD और इससे जुड़ी बीमारियों पर शोध के लिए सरकार से ज्यादा आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। हाँ, ये तो बिल्कुल जरूरी है। हमारे अपने वैज्ञानिकों को संसाधन मिलेंगे तो यहीं पर नए समाधान खोजे जा सकेंगे। सही कहा। दूसरी अहम मांग है इन बीमारियों को भारत की दुर्लभ रोग नीति मतलब रेयर डिजीज पॉलिसी के तहत शामिल करना। दुर्लभ रोग नीति, इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या फायदा होगा? इसका मतलब है इन बीमारियों को आधिकारिक तौर पर पहचान मिलना। ये सिर्फ लिस्ट में नाम आना नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं, संसाधनों और जागरूकता अभियानों में जगह पाने का रास्ता खुलना है। अच्छा, मतलब पहचान मिलेगी तभी प्राथमिकता मिलेगी। बिल्कुल। तीसरी मांग है राज्य स्तर पर पुनर्वास और सहायता केंद्र यानी रिहैबिलिटेशन एंड सपोर्ट सेंटर्स बनाना। राज्य स्तर पर? हाँ, ये तो जरूरी है। देखिए, भारत एक विशाल देश है और मरीजों और उनके परिवारों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें मदद उनके घर के पास मिले। फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग, उपकरणों की जानकारी, ये सब चीजें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए। सही बात है। इससे देखभाल सही मायने में सुलभ बनेगी। जी। और चौथी मांग है कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाँ, ICMR, जो भारत में मेडिकल रिसर्च की सबसे बड़ी संस्था है। जी, वो जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल करे तो उसमें भारतीय मरीजों को प्राथमिकता दे। भारतीय मरीजों को प्राथमिकता, ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार दवाएं अलग अलग आबादी पर अलग तरह से असर करती हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब नए इलाज का परीक्षण हो तो हमारे देश के मरीजों को उसमें शामिल होने का मौका मिले और उन परीक्षणों के नतीजे हमारी आबादी के लिए प्रासंगिक हों। इससे नए उपचारों तक उनकी पहुंच भी आसान होगी। ये मांगे तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। रिसर्च, नीति में जगह, स्थानीय मदद और परीक्षणों में प्राथमिकता। जी हाँ। और स्रोत में एक बात बार बार दोहराई गई है, अगर हम मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सरकार सुनेगी। बिल्कुल। ये बात सीधे तौर पर उस विचार से जुड़ती है कि जब लोग हिम्मत करके एक साथ आते हैं तभी नए इलाज की उम्मीद जगती है, जरूरी पैसा मिलता है और सबसे बड़ी बात, एक आशा बनती है। बिखरे रहेंगे तो शायद कुछ ना हो, पर एकता में सचमुच बल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जब हम अमेरिका और भारत के इन प्रयासों को देखते हैं तो पता चलता है कि भले ही देश अलग हों, सिस्टम अलग हों, हाँ, पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी समुदाय की चुनौतियां काफी मिलती जुलती हैं। अच्छा, जैसे कि रिसर्च की कमी, बेहतर देखभाल और इलाज तक पहुंच की मुश्किल, सरकारी नीतियों में पर्याप्त ध्यान न मिलना, ये समस्याएं लगभग हर जगह हैं। हाँ, ये तो है। और कमाल की बात यह है कि इन चुनौतियों से लड़ने का तरीका भी काफी हद तक समान अपनाया जा रहा है। सीधे नीति बनाने वालों से बात करना। हाँ, मतलब डायरेक्ट एंगेजमेंट। जी, अपनी कहानी और अपनी मांगें उन तक पहुंचाना। ये हिल डे का मॉडल इसी स्ट्रैटेजी का एक उदाहरण है। तो ये मॉडल एक तरह से यूनिवर्सल बनता जा रहा है कुछ हद तक। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे एक जैसी मुश्किलों से जूझ रहे लोग दुनिया भर में एक दूसरे से सीख सकते हैं। अच्छा, मतलब क्रॉस लर्निंग। हाँ, जब अमेरिका में कोई वकालत समूह सफल होता है तो भारत या किसी और देश के समूह उससे प्रेरणा ले सकते हैं, उनकी रणनीतियों को समझ सकते हैं और शायद अपनी लड़ाई को और प्रभावी बना सकते हैं। और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनता होगा। बिल्कुल। जब कई देशों में एक साथ आवाज उठती है
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दबाव बनता है, चाहे वो दवा कंपनियों पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों पर। ये साझा लड़ाई, साझा सीख का एक अहम चक्र बनाता है। और भारत में जो ये एडवोकेसी डे का प्रस्ताव है, उसमें शामिल होने का आह्वान भी बहुत व्यापक है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। स्रोत साफ कहता है कि ये सिर्फ मरीजों या उनके परिवारों की लड़ाई नहीं है, इसमें डॉक्टरों को, अस्पतालों को, एनजीओज को, हाँ, और यहाँ तक कि समाज में प्रभाव रखने वाले लोगों, मतलब इन्फ्लुएंसर्स, को भी साथ आने की जरूरत है। सही कहा। बदलाव तभी आएगा जब समाज का हर तबका अपनी जिम्मेदारी समझेगा और मिलकर प्रयास करेगा। और आजकल तो सोशल मीडिया भी एक बड़ा रोल निभाता है। हाँ, बिल्कुल। अपनी बात फैलाने और लोगों को जोड़ने का एक और तरीका। स्रोत में कुछ हैशटैग का भी जिक्र है, जैसे #VoiceForMDIndia, #MuscularDystrophyAwareness, #HopeForDystrophy, Together We Fight। हाँ, #BethlehemMyopathy और #नितिन कुंडमनांदी। जी, ये सिर्फ हैशटैग नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में एकजुटता दिखाने और एक आंदोलन खड़ा करने के औजार हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी आवाज दूर तक जा सकती है। तो बार बार वही मूल संदेश सामने आता है, हमारी आवाज हमारी ताकत है। हाँ, और एक और जरूरी बात, बदलाव संयोग से नहीं होता, ये तब होता है जब हम एकजुट होते हैं। बिल्कुल सही। ये हमें याद दिलाता है कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहिए तो उसके लिए उठना होगा, बोलना होगा और साथ मिलकर लड़ना होगा। जी। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने अमेरिका के एमडीए हिल डे के बारे में जाना, भारत के लिए प्रस्तावित एडवोकेसी डे की बात की, उनकी मांगों को समझा। कुल मिलाकर बात यह है कि ये हिल डे जैसे आयोजन सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। ये व्यक्तिगत संघर्षों, तकलीफों और जरूरतों को ठोस नीतिगत मांगों में बदलने का एक शक्तिशाली जरिया है। हाँ, एक तरह का माध्यम है ये। एक मंच है जहां मरीजों की आवाज सीधे उन लोगों तक पहुंचती है जो फैसले लेते हैं, और ये सीधे तौर पर न्यूरोमस्कुलर बीमारियों के लिए बेहतर रिसर्च, बेहतर देखभाल और ज्यादा सरकारी समर्थन हासिल करने में मदद कर सकते हैं। ये दिखाता है कि जब वकालत को एक संगठित और फोकस तरीके से किया जाए तो उसका वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब सुनकर एक महत्वपूर्ण सवाल मन में उठता है। हाँ, बताइए। ये जो खास दिन आयोजित किए जाते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इन खास दिनों के अलावा यह समुदाय, चाहे वो मरीज हों, उनके परिवार हों या उनका समर्थन करने वाले संगठन हों, साल भर अपनी इस गति को, इस मोमेंटम को कैसे बनाए रख सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, मोमेंटम बनाए रखना। वो ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी आवाज, उनकी जरूरतें सिर्फ साल में एक बार नहीं बल्कि लगातार सुनी जाएं? स्थानीय प्रशासन से लेकर राष्ट्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं तक उनकी बात लगातार कैसे पहुंचती रहे? क्योंकि असल बदलाव तो निरंतर प्रयासों से ही आता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दिन की रैली नहीं बल्कि एक सतत चलने वाली लड़ाई है। सचमुच, ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। कैसे इस एक दिन की ऊर्जा को साल भर की कार्रवाई में बदला जाए। खैर, आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। जी। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी और उन्हें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोचने के लिए कुछ नई दिशा मिली होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।